नारे को उन्होंने दोहराया है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, प्रियंका बहन, आपकी तो चौथी पीढ़ी है, हर पीढ़ी में एक एक काम करते ना तो हमारे लिए कोई काम नहीं बचता। आज तक क्यों नहीं किया? 70 साल तक 70 साल तक बद्री धाम का पुनर्निर्माण, 70 साल तक बद्री धाम का पुनर्निर्माण नहीं किया, केदार धाम का पुनर्निर्माण नहीं किया, 4 धाम पहुंचने के लिए ऑल वेदर रोड नहीं बनाया। और आज आपको 4 काम याद आ रहे हैं क्योंकि वोट चाहिए। उत्तराखंड वाले बड़े चतुर है भाई, सब जानते हैं कि वोट की सीजन आई है, इसलिए कांग्रेस की बात करते हैं। मित्रों, उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकारें थी तब मनी ऑर्डर की राजनीति, अर्थव्यवस्था चलती थी। मैं आपको कहकर जाता हूं, हमने 5 साल में नींव डालने का काम किया है, एक और 5 साल दे दीजिए, हम आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने का काम करेंगे। यहां पर विकास की गंगा केवल और केवल मोदी जी ही बहा सकते हैं। कांग्रेस के जमाने में यहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा की भी अनदेखी, और मित्रों कैसे कैसे जवाब देते। एक कांग्रेस के रक्षा मंत्री को किसी ने पूछा कि भाई पहाड़ पर पलायन हो रहा है, रोड क्यों नहीं बना रहे हो? तो उन्होंने कहा कि रोड बनाने से शत्रु देश में घुस जाएगा। अरे सेना क्या करेगी? मैं आज आपको बताने आया हूं मित्रों, ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी की हिम्मत नहीं है हमारी सीमा और सेना पर आंख उठा कर दे। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की कांग्रेस की सरकार चलती थी। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, और मनमोहन सिंह उफ नहीं कर सकते। मोदी जी की सरकार आप लोगों ने बना दी, 14 में 5 की 5 सीटें दे दी, उरी और पुलवामा में हमला हुआ, हमारे जवानों को मार दिया गया। पाकिस्तान को लगा कि अब भी कुछ नहीं होगा, वो भूल गए कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी। और अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, श्री मोदी जी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में सीएम धामी का बड़ा ऐलान, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। नई बीजेपी सरकार बनाएगी कमेटी। सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। बीजेपी ने धामी के बयान का स्वागत किया और कहा कि धारा 370 की तरह ही ये बीजेपी का संकल्प है। देखिए, समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख हमारे जो वचन है उसमें से एक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सबका साथ सबका विकास, सबको कानून के सामने सबका समानता। कांग्रेस इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रही है, तो मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में इसे लागू करना बहुत मुश्किल है।
केंद्र में आप 7.5 साल से काबिज हैं सत्ता पर, और यहाँ प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल से आप सत्ता की मलाई चाट रहे हैं कि जब हुकूमत रही तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू कर पाए, और एट द टाइम ऑफ इलेक्शन इस तरीके की बयानबाजी पिछले कई सालों से मुसलसल होती आ रही है, और आवाम भी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि इलेक्शन के टाइम में इस तरीके के मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की जा रही है और उसको ये भी कहा जा रहा है कि उसे लागू किया जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ शादाब शम्स जुड़ गए हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ फाजिल अहमद जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, शिशिर चतुर्वेदी प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। सबसे पहले शादाब जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि क्या उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल है। उत्तराखंड देवभूमि है और मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ हमें एक मैसेज के तौर पे कि खूबसूरत मॉडल स्टेट कैसा हो जहां सबको एक निगाह से देखा जाए। और हम जब कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पहले भी साबित किया है, हमारी 70 में से 57 सीटें आई और हमने इस प्रदेश में अटल आयुष्मान योजना लॉन्च की। हमने कोई मजहब नहीं देखा, कोई कुछ नहीं देखा, हमने कहा सबको एक आंख से देखेंगे और सबको मुफ्त उपचार हर उत्तराखंडी को मिले, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो। ये बताता है कि यहाँ हमने अटल आयुष्मान योजना लॉन्च की है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है, कॉमन सिविल कोड भी एक्सेप्ट करेंगे। ये क्या दिक्कत है? गोवा में नहीं है क्या? अगर आप मैरिज कर रहे हैं उसे रजिस्टर्ड कराने में क्या दिक्कत है? अभी ऐसा तो है नहीं कहीं कि कोई मुस्लिम है उसे जलाया जाएगा, कोई हिंदू है उसे दफनाया जाएगा। सब अपनी अपनी रीतियों को मानते रहे, लेकिन इसमें ये समझना पड़ेगा कॉमन सिविल कोड यानी कि आप कॉमन नागरिकता, एक सबकी जो समान नागरिकता है उसका पालन करेंगे और सबके लिए एक जैसे नियम होंगे, एक जैसे कानून होंगे। ये तो अच्छा है कि आपको, आप कहते हो हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। बिल्कुल शादाब जी, आपके पास वापस आएंगे। फाजिल अहमद जी भी हमारे साथ है। फाजिल जी, जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, इसको लेकर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी क्या कुछ कहना है आपका? वसीम रिजवी से ट्यूशन ले रहे हैं आजकल, इसीलिए इनकी भाषा जो है गैर कानूनी हो गई है। अरे देश में कोई संविधान है कि नहीं है कि जिसका जाने चुनाव है, जो बोलना है बोल दीजिए पब्लिक के बीच में। अब तो चुनाव के बाद ना आएगा मामला कि क्या करना है नहीं करना है। अरे कॉमन सिविल कोड से क्या लेना देना है मुसलमान का? पूरे देश के सभी जात धर्म के मजहब के लोगों के लिए है। कॉमन सिविल कोड आएगा तो क्या शादी हम छात फेरा से करेंगे कि निकाह से करेंगे? तो ये मुसलमानों को डरवाने का काम ये लोग करते हैं। मुसलमान क्यों डरेगा भाई इससे? ये सिख समाज के लोग, पूरे देश के 21-22 जितने धर्म के लोग हैं सभी लोगों के लिए कोई ना कोई कानून है जिसके लिए। और भारत के संविधान में आर्टिकल 14-19 इसको वायलेशन कर देंगे क्या? जो देश जितना शांति से चलता है, ये लोग चाहते नहीं है कि देश शांति से चले, अशांति बनाए रहा जाए। देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं, कोई जो है तरक्की की बात नहीं, कोई शिक्षा की बात नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं। क्यों नहीं कह रहे कि उत्तराखंड को हम बेरोजगार जो है खत्म कर देंगे, रोजगार उत्तराखंड बनाएंगे, सबको जो है काम, सबको शिक्षा, सबको एक समान करेंगे? क्यों नहीं कह रही ये बात? ठीक है, वापस ये मुसलमानों को डरवाने। ठीक है फाजिल जी, आपके पास वापस आऊंगी। शिशिर चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ है जो कि हिंदू महासभा के प्रवक्ता है। शिशिर जी, सिविल यूनिफॉर्म कोड को लेकर लगातार ये बात की जा रही है कि सरकार अगर सत्ता में आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इस पे आपका क्या कहना है? स्वागत है, वंदन है, प्रणाम है। अखिल भारत हिंदू महासभा सन 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक सपना देखा था। उन्होंने कहा था एक निशान, एक विधान और एक प्रधान। आज वो सपना देश पूरा करेगा। आज हिंदू महासभा के सावरकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और नाथूराम गोडसे को मानने वाली विचारधारा बढ़ती जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के पढ़े हुए भी हैं, इसलिए दोहरी खुशी है कि हमारे साथ सहपाठी के रूप में कार्य कर चुके, पढ़ चुके हमारे धामी जी हमारे
हेमंत बिस्वा जी और योगी आदित्यनाथ जी की यह तिगड़ी देश में हिंदूवादी व्यवस्था और देश में सबको साथ सबका विकास करने वाली व्यवस्था को देश में आगे बढ़ाएगी। और मैं कहना चाहता हूं, अगला पिछड़ा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब बातों से उठ करके अब देश एक निशान एक विधान एक प्रधान के नक्शे पे आगे बढ़ेगा। ठीक है शिशिर जी, आपके पास वापस आऊंगी। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गरिमा जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार बातें की जा रही हैं, उसे लागू करने की भी बात की जा रही है, लेकिन विपक्ष को इससे परेशानी क्यों है आखिरकार? नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं है। हम तो खुद सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपको रोका किसने था? आपको तो इसको लागू कर देना चाहिए था। 7.5 साल तक आप केंद्र में काबिज हैं, आप 5 साल से यहाँ प्रदेश में काबिज हैं, पर ये लोग जो बहुत चीख चिल्लाकर यहाँ चैनल पर बकवास कर रहे हैं, इनसे जरा पूछिए क्या पुष्कर सिंह धामी अधिकृत हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए? ये संघीय सूची का हिस्सा है। 3 तरह की सूची होती है, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। ये संघीय सूची का हिस्सा है। कोई मुख्यमंत्री इस पर अपने आप फैसला नहीं ले सकता, वो अधिकृत नहीं है। जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, इस तरह की घोषणा मात्र जुमलेबाजी है। और मैं कहना चाहती हूं, क्योंकि आपके सारे तरकश के तीर खत्म हो चुके हैं, उसके बाद भी क्योंकि आपको अपनी चुनावी सियासी जमीन खिसकते हुए नजर आ रही है, आपके जो स्टार प्रचारक हैं वो आपके लिए और खड्डा खोदने का काम यहां उत्तराखंड में करके जा रहे हैं, आपकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम करके जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की अपने बयानों से किरकिरी करके जा रहे हैं। इसलिए पुष्कर सिंह धामी को कुछ नहीं सूझा और आनन फानन में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात वो करने लगे। और ये जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक देश एक विधान एक निशान की बात जो लोग कर रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, आपने 1 नेशन 1 टैक्स की बात भी कही थी, क्या आज 1 नेशन 1 टैक्स है? धरातल पर अगर देखा जाए तो 5 तरह का जीएसटी आप ले रहे हैं, 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी, ये क्या है? ये वन नेशन 1 टैक्स है क्या? आपने तो यहाँ बिल्कुल। गरिमा जी, आपके पास वापस आऊंगी। शदाब जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शदाब जी, गरिमा जी तो बार बार ये कह रही हैं कि कई तरह के टैक्स लिए जाते हैं, 1 नेशन 1 प्रोडक्ट की बात की जाती है और साथ ही साथ एक देश एक संविधान की बात की जाती है, लेकिन धरातल पर वो चीजें दिखती नहीं है। नहीं, धरातल पर अगर कांग्रेस को नहीं दिखी तो हम क्या करें? हमने 3 कमिटमेंट्स किए थे जब पार्टी का बुनियाद पड़ी। एक था कि हम धारा 370 कश्मीर से हटाएंगे और हम एक निशान एक विधान एक संविधान को लागू कराएंगे, और हमने वो कराने में हमारी सरकार कामयाब रही। दूसरा था हम राम मंदिर बनाएंगे। लेकिन शदाब जी, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, उसे पहले आखिरकार क्यों नहीं लागू किया गया? अब इसके बारे में विचार क्यों किया जा रहा है? क्या जरूरत है इसकी? मैं ये कह रहा हूं कि हमने 3 काम हमने कहे थे, 2 हम पूरे करा चुके, तीसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं इसमें दिक्कत क्या है? बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और सीधे कोटद्वार लिए चलेंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। है अगर उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप कार्य कर पाई, इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में वे संभावनाएं थी और डबल इंजन की सरकार थी। उत्तर प्रदेश से कोई बाधा नहीं आने देते थे, कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे दल की सरकार होती, इन सड़कों को बनने ही नहीं देते, सामान नहीं आने देते, तमाम प्रकार की बाधाएं खड़ी करते। आखिर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो रामपुर की घटना घटित हुई थी, मुजफ्फरनगर की। किस बेरहमी के साथ उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों के साथ घटनाएं घटित हुई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, क्या ऐसा अमानवीय व्यवहार होता? लेकिन क्योंकि वहां उस समय ऐसी बर्बर सरकार थी जिसके मन में मानवीय संवेदना नहीं थी, वे लोग उसी प्रकार के संस्कार से रसे बसे हैं, इसलिए ऐसा कार्य करते हैं। पेशेवर माफिया अपराधियों को पालते हैं, उन्हें अपना शागिर्द बनाते हैं, जनता का शोषण करते हैं, लूटते हैं। कोई विजन विकास का नहीं है। और भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, यहां पे रितु खंडूड़ी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। उत्तराखंड के इतिहास की जब बात होगी तो जनरल खंडूड़ी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल का भी लोग बहुत स्मरण के साथ याद करेंगे। विकास का जो विजन उत्तराखंड को उन्होंने दिया था, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री के रूप में उत्तराखंड की सभी सड़कों को 4 लेन 2 लेन के साथ जोड़ने, नहीं तो
कोटद्वार से नजीमाबाद जाने के लिए बरसात के समय आवागमन बंद हो जाता था क्योंकि पानी आ जाता था। आज तो पुल है। ये किसकी देन है? खंडूड़ी जी की देन। विकास का विजन, एक विकास का विजन उत्तराखंड को दिया था खंडूड़ी जी ने, और विकास के इस विजन के साथ आज श्रीमती रितु खंडूड़ी जी आपके बीच में कोटद्वार से। पिछली बार वे यमकेश्वर से विधायक थी, मैं तब भी गया था। इस बार यहां पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और यमकेश्वर से श्रीमती रेणु बिष्ट जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। यमकेश्वर में पिछली बार में यमकेश्वर में ही मेरी पहली सभा हुई थी और यमकेश्वर विधानसभा सीट से श्रीमती रेणु बिष्ट जी को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, देवभूमि के इस देवत्व को बचाए रखने की आवश्यकता है और यह केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस की दिशा और दशा दोनों एकदम नकारात्मक है, एकदम नकारात्मक है। कैसे देश का अपमान करते हैं। कश्मीर के मुद्दे पर अभी देखा होगा आपने श्री राहुल गांधी जी का बयान। कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार की नीति का दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अलावा किसी भी देश ने विरोध नहीं किया। पाकिस्तान ने विरोध किया था क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के माध्यम से देश के अंदर आतंकवाद फैलाने का षड्यंत्र 1947 से लगातार कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी का संसद में वक्तव्य कितना दुर्भाग्यपूर्ण था। और फिर जिस उत्तराखंड ने देश की सुरक्षा के लिए एक से एक वीर बांकरों की फौज खड़ी की हो, अभी हाल ही में इस देश ने अपने सीडीएस जनरल रावत को खोया है। भाइयों बहनों, जनरल रावत पर कौन भारतीय है जो गौरव की अनुभूति नहीं करता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी के अपने सैनिक स्कूल का नाम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर किया है। क्योंकि उन्होंने वो देश के लिए जिए थे। एक सैनिक देश के लिए जीता है, उसका एक ही धर्म होता है और राष्ट्र धर्म होता है, और उसी राष्ट्र धर्म के साथ आपको जोड़ने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में फिर से सरकार बनानी है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से अब मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी प्रकार की बाधा है। उत्तर प्रदेश तो 300 से अधिक सीट पाएगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं यहां से फिर अभी उत्तर प्रदेश के ही प्रचार में जा रहा हूं। हमारे भी दूसरे चरण का मतदान आज शाम को 6 बजे बंद हो जाएगा। 55 सीटों पर दूसरे चरण में 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। आप सबका आशीर्वाद है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता वहां विकास भी देख रही है और बुलडोजर का भी एक नया खेल देख रही है। दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ चलेंगे। लोग पूछते हैं कि आखिर ये बुलडोजर की आवश्यकता क्या। मैंने कभी देखो, विकास की छड़ी एक हाथ पे होनी चाहिए और बुलडोजर का लेवर दूसरा हाथ पे होना चाहिए। दोनों एक साथ चलेंगे तो एक संतुलन बना रहेगा, क्योंकि बगैर इसके कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने कोटद्वार से श्रीमती रितु खंडूड़ी जी को, यमकेश्वर से श्रीमती रेणु बिष्ट जी को, श्रीनगर से श्री धन सिंह रावत जी को जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं। मुझे आज वहां जाना था लेकिन समय के कारण वहां जा नहीं पा रहा हूं। लैंसडाउन से श्री दिलीप रावत जी को, चौबट्टा खाल से श्री सतपाल महाराज जी को और पौड़ी से राजकुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उत्तराखंड के विकास के लिए सभी आवश्यक हैं। उत्तराखंड के विकास और उत्तराखंड की देवभूमि के इस महत्व को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में आवश्यक है। इस दृष्टि में आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं
आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल की फूल पर भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन और आशीर्वाद देंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। थे जहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए हैं और 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान है, जिसके लिए उन्होंने जनता से अपील भी की है वोट करने के लिए। और यहां रुके, एक छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।